आप सभी का सलीम स्वागत करते हैं। तो क्लास नंबर 5 आज मंडे है और हम लोग डे 5 में प्रवेश कर चुके हैं। तो आज की क्लास में देखते हैं कि देखो यहाँ पे हम लोग मिक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आ चुके हैं, जो आने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, हम लोग यहाँ पे मिक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो रोजाना हमारी क्लास ये होती है। और अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे रहने वाला है। यहाँ पे आपको करंट अफेयर हिस्ट्री, जो आज जिसकी पहली क्लास बता देता हूँ, इसमें आपको करंट अफेयर हिस्ट्री, जीके जीएस, स्टैटिक जीके सारा कुछ यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये सबसे जी तक, ये जब तक आपका एग्जाम नहीं होने वाला तब तक ये क्लास कंटिन्यू रहने वाली है। पहला क्वेश्चन है, गनमेत सेखों, दर्शना राठौर, ये दोनों लोग हाल ही में खबरों में थी। इनका संबंध किस खेल से है? तो ऐसे ऐसे नाम आ जाते हैं, पर मैंने उन्हीं क्वेश्चन को ढूंढा है जो नाम प्रचलित हैं, आप तो उनको जानते हो, पर जैसे गनमेत शेख, दसना राठौर है, तो इनका संबंध किससे है? याद रखना, शूटिंग से है। अभी इंडियन जो आपका इंडियन इंटरनेशनल करके होता है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट जो फेडरेशन करके होता है, ISSF, इसका अभी कहाँ पे हुआ है? ये आपका जो अलमाटी कजाकिस्तान में ये इंटरनेशनल लेवल पे गेम था। आगे चलो पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, ये हैं गनमेत शेख और आपकी दसना राठौर ने, इन दोनों ने क्या है, रजत पदक जीता है, जो कि कजाकिस्तान के अंदर आपका हुआ था। जबकि कजाकिस्तान के असेम ओनिवे ने इसमें क्या है, स्वर्ण पदक जीता है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है स्वर्ण पदक, क्योंकि हमारे देश से नहीं है। जो हमारे देश के लिए इंपॉर्टेंट है वो है गनमेत शेख और दसना राठौर का नाम। इनका संबंध किससे है? तो याद रखना, शूटिंग से ये संबंध है। और ये कहाँ पे हुआ है आपका? तो ये आपका कजाकिस्तान अलमाटी के अंदर ये आपका ये फेडरेशन हुआ था। ठीक है, तो याद रखना, फुटबॉल से और शूटिंग से इनका संबंध रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेरणा श्रीमाली निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं? नाम क्या है? प्रेरणा श्रीमाली निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? नंबर 1 ओडिशा, नंबर 2 कथक, नंबर 3 सत्रिय, नंबर 4 भरतनाट्यम। तो ये कहाँ से है? कथक से है। ठीक है, ऐसे ऐसे नाम आ जाते हैं। देखो, आप लोग परेशान मत हुआ करो कि हाँ कितना पढ़ें, पर जो हो सके उसको पढ़ते चलो। आप जब पढ़े रहोगे कुछ, तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक वहाँ पे हो जाएगा। आप बिल्कुल नहीं पढ़ के जाओगे तो नहीं हो पाएगा। सत्रिया कहाँ का है? सत्रिया आपका असम का है। उड़ीसा आपका उड़ीसा में है। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ठीक है, और आपका हाँ, भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का आपका ये रहने वाला है। तो ये सारे चीज़ आपके क्लासिकल डांस रहने वाले हैं। तो क्लासिकल डांस कितने हैं? 8 क्लासिकल डांस है। ठीक है, जिसमें से आपका कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। तो 8 क्लासिकल डांस है। बाकी यहाँ मैंने बता दिया है कौन कौन कहाँ पे हैं। तो प्रेरणा श्रीमाली का संबंध किससे है? कथक से है। जो प्रेरणा श्रीमाली हैं, कथक की प्रतिपादक हैं। प्रेरणा श्रीमाली कथक के जयपुर घराने से हैं। उनका जन्म राजस्थान के बांसवाड़ा में हुआ था। श्रीमती प्रेरणा श्रीमाली को जयपुर में गुरु श्री कुंदन लाल गंगाधर कथक नृत्य में दीक्षा दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि वर्ष 1817 में किसने खोजा कि प्रत्येक त्रयी में मध्य तत्व का सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमानों के औसत के समीप हो? तो ये कौन सा था? आपका डोबर्नियर। डोबर्नियर इधर आपका राइट आंसर है ना। आपने सुना होगा डोबर्नियर का नाम, मेंडलीव का नाम सुना होगा, जॉन न्यूलैंड का नाम सुना, इन्होंने अष्टक नियम दिया था। तो यहाँ पे डोबर्नियर ने कहा था कि जो प्रत्येक त्रयी में मध्य तत्व का सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान होगा वो अन्य दो तत्वों के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान के औसत के समीप होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, जोहान वोल्फगैंग डोबर्नियर एक जर्मन वैज्ञानिक थे। उन्होंने पहले लाइटर का आविष्कार करने का श्रेय दिया जाता है, जिसे डोबर्नियर लैंप के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कुछ तत्वों की भी समानता देखी और तत्वों की आवर्त प्रणाली के विकास का अनुमान लगाया। यह वह सिद्धांत है जिस पर आवर्त सारणी बनाई गई है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा संविधान किस देश से ली गई है? क्वेश्चन नंबर बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये है कि भारतीय संविधान में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस संविधान से ली गई है, कहाँ से ली गई है? तो ये आपका जो है जापान से लिया गया है। जापान से क्या लिया गया? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया। ऐसे ही विभिन्न देशों से आपके जो सोर्स हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपके जो सोर्स हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो सोर्स को आप लोग ज़रूर कमांड करिएगा। पहले कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो ली गई है, कहाँ से ली गई है? तो जापान से आपका लिया गया। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? संयुक्त बैठक लिया गया है। संसद के दोनों की जो संयुक्त बैठक होती है उसके बारे में लिया गया है। समवर्ती सूची आपकी है, तो ये सारी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कनाडा से क्या लिया गया है? तो एक मजबूत केंद्र के साथ संघ के बारे में, केंद्र द्वारा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति, जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है, कनाडा से लिया गया है।
आयरलैंड से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है कहाँ से लिए गए हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आयरलैंड से लिया गया है। जापान से क्या लिया, कनोदा शरीर प्रक्रिया। तो ये पॉलिटी का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आप लोग अपने इसको नोट कर लीजिए और इसको रिवाइज एक बार जरूर मान लीजिएगा अपने नोट्स वगैरह से, कि जो सोर्स होते हैं, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि सोर्स से क्वेश्चन बनते हैं। ये मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाया है, देखो यहाँ भी सोर्स से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है नदियों से क्वेश्चन है, पूछा है कि गोदावरी नदी की सहायक नदी में से कौन सी है। तो बता दूं आपकी जानकारी के लिए, यहाँ पे इंद्रावती और आपकी प्राणहिता, ये दोनों नदियाँ क्या हैं, गोदावरी की नदी की सहायक नदी हैं। अभी मैं आपको आगे समझा देता हूँ। देखो, इंद्रावती प्राणहिता गोदावरी नदी के बाएं तट की सहायक नदी हैं। देखो, कुछ होती हैं बाएं तट, कुछ दाएं तट। इसमें क्या होता है, मान लो ये नदी आपकी इधर प्रवाहित हो रही है, तो इसके बाएं के तरफ कुछ नदियाँ होती हैं, कुछ दाएं तरफ होती हैं। इन्हीं के आधार पर कहा जाता है कि बाएं तट की सहायक नदियाँ और कुछ दाएं तट की सहायक नदियाँ। तो हमको बस ये नहीं याद रखना, बस हमको याद रखना है कि कौन कौन सी इनकी सहायक नदी होती हैं। थोड़ा यहाँ पढ़ लेते हैं। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। यह दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। यह महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केंद्रशासित प्रदेशों के कुछ भागों को कवर करती है। गोदावरी नदी का जो उद्गम सोर्स है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि महाराष्ट्र के नासिक जिले से त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। अब यहाँ देखना, धरना, पैनगंगा, वैनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, पेंच, कन्हा, सबरी, इंद्रावती, ये सब आपकी क्या हैं, सहायक नदियाँ हैं। तो एक बार इनको पढ़े रहोगे तो अगर दिमाग में रहेगा तो आप क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा क्वेश्चन ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ बताना कौन सा कथन गलत है। तो देखो, मूंगा सिल्क असम से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। फलों के उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर, पहले स्थान पर कौन है, चाइना। जटरोफा और जोजोबा ये सब बायोडियल फसलें हैं, पर रबड़ की खेती के लिए कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल और राज्यों में की जाती है, ये गलत है। अभी आगे समझाता हूँ ये गलत क्यों है। आगे पढ़ो। रबर की खेती जो होती है केरल में होती है, सही बात है। कर्नाटक में होती है, सही बात। तमिलनाडु में होती है, सही बात है। पर ये आंध्र प्रदेश में नहीं होती है, इसीलिए ये क्वेश्चन हो जाता है आपका गलत। आंध्र प्रदेश में रबड़ की खेती नहीं होती, अंडमान निकोबार में होती है, मेघालय की गारो पहाड़ियों में होती हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि आंध्र प्रदेश में रबड़ की खेती नहीं होती, इसलिए पहला कथन गलत हो जाता है। अब थोड़ा जान लेते हैं कि रबर के पौधों के लिए क्या पानी की आवश्यकता होती है, कैसी जलवायु होनी चाहिए। तो देख लीजिए, रबर के पौधों को नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है और कम से कम 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। इंडोनेशिया और ब्राज़ील के बाद जो भारत है आपका, विश्व में तीसरे नंबर पर रबर उत्पादक देश है। सबसे पहले पे इंडोनेशिया, फिर आपका ब्राज़ील, उसके बाद भारत है आपका, तीसरे नंबर पर आपका ये आता है। तो इतनी सारी जानकारी आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन से। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि फल उत्पादन में जो सबसे पहला स्थान किसका है। तो फल के उत्पादन में चाइना का पहला स्थान है, उसके बाद भारत का स्थान है। ठीक है, मूंगा रेशम के बारे में बात लेते हैं। असम विश्व में प्रसिद्ध स्वर्णिम मूंगा रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। असम पारंपरिक रूप से मूंगा और एरी रेशम से उत्पादन करता है। फल उत्पादन में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। बायोडीजल फसलें कौन सी होती हैं। जिन फसलों का उपयोग जैव ईंधन बनाने के लिए किया जाता है और जिनमें शर्करा की मात्रा अधिक होती है, उन्हें बायोडीजल फसलें के नाम से जाना जाता है। जोजोबा, जत्रोफा, गन्ना, मीठा चुकंदर, मतलब जिनमें शर्करा की मात्रा अधिक होती है उन्हीं को हम लोग बायोडीजल फसलें कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो, जनगणना से क्वेश्चन आता है, तो मैं क्वेश्चन जो करा रहा हूँ आप इतना करते चलिए, आपके जनगणना से क्वेश्चन जो है बन जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001-2011 तक की, जैसे अभी NHPC जे एग्ज़ाम हुआ था, तो NHPC जे एग्ज़ाम में क्या हुआ था कि जनगणना पूछा गया था कि जो पुरुष की साक्षरता दर है कितनी है, महिला की, पुरुष की पूछी गई थी, पुरुष की कितनी है। ठीक है, तो ये याद रखना। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। तो ये आपकी जो जनसंख्या वृद्धि दर 1.64% है। कितनी है, 1.64% है 2001 से, जो उनकी वार्षिक वृद्धि दर होती है। तो बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा कुछ जानकारी है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो वार्षिक वृद्धि दर है कितनी, 1.64% है। जनसंख्या वृद्धि दो समय बिंदुओं के बीच किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या में परिवर्तन है, इसकी दर प्रतिशत में व्यक्त की जाती है। जनगणना पहली बार 1872 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के तहत शुरू की गई थी। इसने समुदाय में सुधार के क्षेत्रों के उत्थान के लिए नई नीतियां, सरकारी कार्यक्रमों को तैयार करने में मदद की। भारत में पहली समकालीन जनगणना 1881 में हुई। 1901 से यह हर दशक में बाद हो रही है। 2011 की जनगणना 15वीं और आज़ादी के बाद 7वीं जनगणना है। याद रखना कि 2011 की जनगणना है वो 15वीं है और आज़ादी के बाद कौन सी है, 7वीं जनगणना है। जनगणना 2011 का नारा क्या है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये है इसकी नारा। जनगणना 2011 के अनुसार 2001 की जनगणना
ये सारी बातें याद रखना। भारत की जो 15वीं जनगणना है 2011 वाली, ये बात जरूर याद रखना। बाकी ये याद रखना, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इतनी सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, एक बार इसको जरूर पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रहने वाली लॉर्ड मेयो के शासनकाल में होती है, तो अब ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेना है। बाकी यहाँ क्वेश्चन जो है उसको याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है वायु दाब से है। वायु दाब जितना कम होगा जल का क्वथनांक, क्वथनांक मतलब क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो देखो जितना प्रेशर कम होगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। जैसे कि क्या होता है, अगर आप भगोने में पानी को रखो, इसमें गर्म करो, तो क्या होता है कि पानी अगर प्रेशर ज़्यादा होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। पर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप पहाड़ों पे जाते हो तो पहाड़ों पे क्या होता है, वहाँ पे जल्दी पानी उबल जाता है या जल्दी खाना पक जाता है, क्योंकि वहाँ क्या हो, प्रेशर आपका कम हो जाता है। जब प्रेशर कम होगा तो उसके सरफेस पे कम प्रेशर आएगा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट जल्दी हो जाता है। अब यहाँ पढ़ लेते हैं, क्या होता है, वह तापमान जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके चारों ओर दाब के बराबर हो जाता है और द्रव वाष्प में संघनित हो जाता है, उसे बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक कहते हैं। ठीक है। और जल जल 373 केल्विन या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, अपने ताप तक, क्वथनांक तक पहुँच जाता है। वायु दाब का जल क्वथनांक से संबंध क्या होता है, जल का जो क्वथनांक होता है मतलब बॉइलिंग पॉइंट, वो अम्लीय दाब से प्रभावित होता है। जब दाब कम हो जाता है तो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट भी होता है वो भी कम हो जाता है। कम वायु दाब के कारण पानी को उबालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता भी होगी। अधिक ऊंचाई पर जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि वहाँ ऊर्जा कम होती है और इसलिए वहाँ ताप भी कम होता है। इस प्रकार वायु दाब जितना कम होगा जल का क्वथनांक भी उतना ही कम होगा। इसको आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज किस घराने से संबंधित हैं। तो पंडित जसराज का घराना कौन है, ऑप्शन आपके पास है ग्वालियर, मेवाती घराना की आपका आगरा घराना। तो याद रखना इनका जो घराना वो मेवाती घराना है। ऑप्शन सेकंड आपका क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर होगा। पंडित जसराज का संबंध कहाँ से है, मेवाती घराना से है। पंडित जसराज मेवाती घराने से संबंधित हैं और भारत के शास्त्रीय कलाकारों में से हैं। ठीक है। जसराज एक ज़बरदस्त कलाकार थे जिनके समतावादी दृष्टिकोण से उन्हें प्रसिद्ध बना दिया। अब इतनी सारी बातें याद मत रखते हो, बस इतना याद रखना कि जसराज का घराना कौन सा था, वो आपका कौन सा था, वो आपका मेवाती घराने से थे। ठीक है, बस इतना याद रखना। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, क्योंकि इतनी सारी जानकारी आपको कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट से क्वेश्चन है कि 2021 में की गई घोषणा के अनुसार किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए मिशन शुरू किया गया था। तो सिकल सेल एनीमिया एक आपका डिसीज है, इसको खत्म करने की जो मिशन शुरू किया गया था वो 2047 है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, आपका राइट आंसर रहने वाला है। केंद्रीय बजट 2023 में सिकल सेल एनीमिया को 2047 तक खत्म करने के लिए एक मिशन योजना करने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को 17वीं शताब्दी के अंत में किस खोज के लिए जाना जाता है। तो किस खोज के लिए जाना जाता है, तो जीवाणुओं और प्रोटोजोआ की खोज के लिए उनका अवलोकन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे होगा राइट आंसर। ठीक है, कोर्स खोज करने के लिए भी लावा ठोकने गई थी कोर्स खोज। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दोबारा आ चुका है। यहाँ पे है, ल्यूवेनहॉक को सूक्ष्मजीव विज्ञान के जनक के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने प्रोटिस्ट और जीवाणु दोनों की खोज की थी। अति सूक्ष्म जंतु की इस अकल्पनीय दुनिया को देखने वाले पहले व्यक्ति के अलावा या निश्चित रूप से देखने वाले पहले व्यक्ति थे। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु और प्रोटोजोआ की पहली टिप्पणियाँ करने के लिए सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप उपयोग किया, उन्होंने बनाया। ये बातें याद रखना। अगला क्वेश्चन है, एक पारतंत्र में सभी हरे पौधे एवं नीले हरे शैवाल जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है उन्हें किस वर्ग में आते हैं। तो ये किस वर्ग में आते हैं आपके भैया, तो ये आपके आते उत्पादक के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर एक आपका हो जाएगा राइट आंसर। आगे पढ़ लेते हैं। उत्पादक किसी भी प्रकार के प्राणी हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो उनके विकास, प्रजनन और जीवित रहने के लिए ऊर्जा उत्पन्न करता है। उदाहरण, हरे पौधे, छोटी झाड़ियाँ, फल, पादप, प्लवक, शैवाल आदि। प्रत्येक खाद्य श्रृंखला एक निर्माता के साथ शुरू होती है। उत्पादक इसका आपका हो जाएगा राइट आंसर। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं, दूसरा जो प्राथमिक उपभोक्ता दूसरा पोषक स्तर बनाते हैं और इन्हें शाकाहारी भी कहा जाता है। ये वे पौधे या शैवाल से प्राथमिक उत्पादों को खाते हैं। जैसे हिरण हो गया, गाय। छोटे मांसाहारी जो कि शाकाहारियों को खाते हैं, उन्हें द्वितीय उपभोक्ता भी, जैसे मेढक हो गया। डीक पोंजर मित्र जीवों को छोटे छोटे कड़ों में तोड़ते हैं, नए यौगिक बनाते हैं। कवक, बैक्टीरिया, अकशेरुकी कीड़े और कीड़े मकोड़े। आगे बढ़ते हैं। निष्क्रिय पौधों और जानवरों को कार्बनिक नाइट्रोजन का अपघटन अमोनिया में होने को क्या कहा जाता है। जो निष्क्रिय पौधे होते हैं आपके और जानवरों का जो कार्बनिक नाइट्रोजन का अपघटन होता है अमोनिया में, जब इनका होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे अमोनिकरण के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं, अमोनिकरण। ऑप्शन नंबर एक आपका हो जाए यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। अमोनिकरण में क्या होता है, नाइट्रोजन चक्र के चरण को संदर्भित करता है जहां कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के दौरान कुछ अमोनिकरण जीवाणु कार्बनिक नाइट्रोजन को अकार्बनिक रूपों जैसे अमोनिया या अमोनियम आयनों में बदल देते हैं। तो ऑप्शन नंबर एक आपका हो यहाँ पे अमोनिकरण होगा।
नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है? इस प्रक्रिया में क्या होता है, वातावरण में जो मौजूद नाइट्रोजन होते हैं कुछ जीवाणु जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया होता है आदि के साथ मिलकर के ये घटनाओं में परिवर्तित होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो होगा क्वेश्चन का वो आपका राइट आंसर होगा अमोनीकरण। बाकी नाइट्रीकरण क्या होता है, सारी बातें यहाँ पे है, आप एक बार इसको देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग प्रकाश के परिक्षेपण की परिघटना के लिए किया जाता है? तो याद रखना स्पेक्ट्रोमीटर होता है। क्या होता है? स्पेक्ट्रोमीटर, जिसका उपयोग प्रकाश के परिक्षेपण की परिघटना को अध्ययन करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, स्पेक्ट्रोमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसका उपयोग प्रक्षेपण के वर्णक्रमीय घटकों को अलग अलग करने और मापने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। भूकंप की धरातलीय तरंगें कैसे होती हैं? तो ये आपकी यल तरंगें होती हैं। अब आगे पढ़ लेते हैं। सबसे धीमी तरंगी यल तरंगें होती हैं। यल तरंगों का नाम जो है कैम्ब्रिज गणितज्ञ एच लेप के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने सबसे पहले उनका वर्णन किया था। आगे बढ़ते हैं। जो पी तरंगें होती हैं प्राथमिक तरंगें होती हैं जो कि सिस्मोग्राफ में पहले पहुंचती हैं। पी तरंगें सबसे तेज भूकंपीय तरंगें होती हैं। एक होती है एस तरंगें, इन्हें द्वितीयक तरंगें भी कहा जाता है। पर यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है सतही तरंगें कौन सी होती है? तो आपकी यल तरंगें आपकी सतही तरंगें होती हैं। अब 2026 में 36वें राष्ट्रीय खेल में योगासन के अंदर स्वर्ण पदक किसने जीता था? नाम है उनका पूजा पटेल। याद रखना जो 36वां राष्ट्रीय खेल होता है उसमें योगासन में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है योगासन के अंदर, पूजा पटेल। गुजरात की रहने वाली पूजा पटेल पहली एथलीट ये बनी रहने वाली हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों की परिषद में राज्य पद? देखो याद रखना सा रा ला। अगर पूछेगा राज्यसभा तो याद रखना उसके लिए 80 होता है, लोकसभा के लिए 81 होता है। तो राज्यसभा का पूछा 80 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका होगा राइट आंसर। अगर पूछा संयुक्त अधिवेशन तो आपका 79, मतलब संयुक्त अगर बात करेगा दोनों की 79। निम्नलिखित में से किस देश ने 1816 में सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर किए हैं ब्रिटिश भारत और नेपाल ने। ब्रिटिश भारत और नेपाल ने क्या है, सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर किया 1816 में, ठीक है। सुगौली की संधि में हुआ क्या था, नेपाल की सीमा रेखा के बारे में स्थापना हुई थी। 1814 या 16 के एंग्लो नेपाली युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी और गुरु गुजराज मिश्रा के बीच 4 मई 1816 को इस पर हस्ताक्षर किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी से निकलने वाली ऊष्मा को फंसाने में योगदान करती है, इसे क्या कहते हैं? जब आपकी कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी से नहीं निकल पाती है वहीं पर आप जम जाती है और यहाँ पे क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। उसी क्वेश्चन पूछा गया घुमा करके, 20 का हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आवेदन प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये जो प्रवाह पोर्टल है किसके लिए है? तो ये आपका लॉन्च किया गया आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। आरबीआई के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। आरबीआई की स्थापना होती है 1935 को होती है। इसके पहले गवर्नर कौन थे? ओस्मान स्मिथ थे। प्रथम भारतीय राज्यपाल कौन थे? सी.डी. देशमुख थे। वर्तमान कौन है? शक्तिकांत दास। और हिल्डन यंग एसन की सिफारिश पर ही आपका बना था। 1949 का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसी के साथ आपकी क्लास होती है कंप्लीट। आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन की मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस रहने वाली है। तो रोजाना आपकी क्लास होती है। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।